हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज मैं फिर अपना एक नया वीडियो लेकर प्रस्तुत हूँ। मैंने पिछला वीडियो डाला था मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर, जो मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के कंसर्न में था। आज मेरा वीडियो है इलेक्शन रिफॉर्म को लेकर। हम देश के सबसे बड़े लोकतंत्र को रिप्रेजेंट करते हैं। चुनाव का समय चल रहा है। 51-52 में जो निर्वाचन प्रक्रिया आरंभ हुई वो अब तक निर्बाध रूप से संचालित है। इतने बड़े लोकतंत्र में चुनाव सुधार होना स्वाभाविक है और इसमें हमारे राजनेताओं का विशिष्ट योगदान है। भले ही हम उन्हें कितना भी क्रिटिसाइज करें, लेकिन उन्होंने बड़े उदार तरीके से निर्वाचन सुधार की प्रक्रिया को सतत आगे बढ़ाया है और इसी प्रक्रिया के चलते काफी हद तक चुनाव जो है बिना पार्शियलिटी के संपन्न होते रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। तो इलेक्शन रिफॉर्म की जब हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले जिस व्यक्ति का नाम आता है, जिन्होंने इस प्रक्रिया में एक क्रांतिकारी परिवर्तन की शुरुआत की, और आप बेहतर जानते हैं हमारे पूर्व निर्वाचन आयुक्त स्वर्गीय श्री टी.एन. शेषन जी, और उसके बाद अन्य चुनाव आयुक्तों ने राजनेताओं के सहयोग से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। तो इलेक्शन रिफॉर्म की जब बात होती है ना, तो इसमें 90 का दशक बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि हम इलेक्शन रिफॉर्म की प्रक्रिया को क्लासिफाई करें तो इसे हम 4 चरणों में विभाजित कर सकते हैं। पहला चरण 1996 के पहले, तब चुनाव सुधार की प्रगति कंपैरेटिवली थोड़ी धीमी थी। तो 1996 के पहले 1996 के सुधार, अब 1996 के सुधार इसलिए कि यहां पर इलेक्शन रिफॉर्म के लिए गठित दिनेश गोस्वामी समिति की रिकमेंडेशन को लागू किया गया, और उसके बाद 96 से 2010 और 2010 से लेकर अब तक, और यह प्रक्रिया मैं बार बार कह रहा हूं कि निरंतर चल रही है और आगे भी निश्चित तौर पर चलती रहेगी। इसमें पक्ष और विपक्ष सारे नेताओं ने तहे दिल से अपना योगदान दिया। तो 1996 के पहले जो रिफॉर्म हुए उसको पढ़ने के पहले हमें यह जानना जरूरी है कि चुनाव सुधार के लिए समय समय पर जो आयोग बने, क्योंकि ये टॉपिक हम विश्लेषणात्मक दृष्टि से ना देखकर तथ्यात्मक दृष्टि से देख रहे हैं, तो इसके लिए जो समय समय पर आयोग बने उसमें संथानम कमेटी बनी। संथानम कमेटी 1962 में बनी, 74 में ताराकुंडे कमेटी बनी, उसके बाद दिनेश गोस्वामी समिति बनी। दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिशों पर काफी हद तक अमल किया गया। ताराकुंडे समिति की सिफारिशों पर भी काफी हद तक अमल किया गया। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बोहरा कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन दी, लेकिन ना इस पे अमल नहीं किया गया, और यह था राजनीति के अपराधीकरण को रोकने से संबंधित। अब क्यों नहीं किया गया मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकता, आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं। तो बोहरा कमीशन की रिपोर्ट अभी तक रिलीज ही नहीं की गई, प्रस्तुत कर दी गई है लेकिन उसको रिलीज नहीं किया गया। यह संबंधित है राजनीति के अपराधीकरण से को रोकने से संबंधित। उसके बाद जीवन रेड्डी कमेटी बनी, ठीक है ना। जीवन रेड्डी कमीशन के बाद बना शक्धर कमेटी। शक्धर कमेटी का नाम बहुत कम सुनने में आता है, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो वोटर आईडी
टीएन शेषन साहब के काल में शुरुआत हुई ना इसकी, ये शगदर कमेटी की रिकमेंडेशन पे आधारित वोटर आईडी जो हमको प्रोवाइड की जाती है वो, और उसके बाद वीरप्पा मोइली कमेटी बनी, ठीक है ना। तो ये कमेटी है संथानम कमेटी, ताराकुंडेस कमेटी, दिनेश गोस्वामी समिति, फिर उसके बाद बोरा के बाद जीवन रेड्डी के बाद श्यामलाल शगदर कमेटी, और उसके बाद वीरप्पा मोइली कमेटी। ओके, अब वापस हम अपने मूल टॉपिक पे आते हैं कि 96 के पहले यानी ईयर 1996 के पहले जो रिफॉर्म हुए, 96 के रिफॉर्म, 96 टू 2010 के रिफॉर्म, और 2010 से अब तक जो रिफॉर्म हुए, तो सबसे जो क्रांतिकारी परिवर्तन था वो था वोटर की एज लिमिट 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई राजीव गांधी के काल में 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। पहले हमारे यहां वोटर की एज लिमिट 21 थी ना, ठीक है ना, तो 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई किसके काल में? हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के काल में, 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। उसके बाद इन्हीं के काल में ईवीएम की शुरुआत हुई। जैसा मैंने बताया, ईवीएम के बारे में मैं बाद में कभी एक अलग छोटा सा वीडियो बना के डालूंगा कि ईवीएम के जनक कौन है, ईवीएम कहां बनती है, ईवीएम का जो साइंटिफिक मेथड है वो क्या है, वगैरह वगैरह, और ये कितनी फुल प्रूफ है इसके बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। और फुल प्रूफ तो है निश्चित तौर पे, कोई कितना भी क्रिटिसाइज करे, हारने वाला कहता है ईवीएम सही नहीं है, जीतने वाला कहता है ईवीएम सही है, आप टीवी पे डिबेट देखते ही हैं, पर ईवीएम एक फुल प्रूफ सिस्टम है। तो ईवीएम का भी प्रयोग कहां पे हुआ, मतलब किसके काल में हुआ? राजीव गांधी जी के काल में, और प्रायोगिक तौर पे केरल में शुरू हुआ इसका सबसे पहले। उसके बाद वोटर आईडी, जैसा मैंने बताया शगदर कमेटी की रिकमेंडेशन पे, तो ये 3 सुधार हुए, तीनों क्रांतिकारी हैं। क्या है भाई, वोटर आईडी आया तो बोगस वोटिंग रुकी ना, काफी हद तक रुकी। तो बोगस वोटिंग को रोकने के लिए वोटर आईडी प्रोवाइड कराया गया, है ना। और मतदान प्रक्रिया के समय को बचाने के लिए ईवीएम का प्रयोग, और पेपर को बचाने के लिए, पेपर्स के माध्यम से पर्यावरण को बचाने के लिए ईवीएम का प्रयोग किया गया। हालांकि अमेरिका में ईवीएम का प्रयोग नहीं होता है, हमारे यहां होता है क्योंकि हमने फुल प्रूफ सिस्टम बनाया हुआ। तो ये 3 रिफॉर्म क्या क्या, फर्स्ट वन इज 21 से 18, फिर ईवीएम का प्रयोग, फिर वोटर आईडी, और अब इसको हम इलेक्शन रिफॉर्म से जोड़ भी सकते हैं और नहीं भी जोड़ सकते हैं। राजीव गांधी के काल में 10 शेड्यूल के माध्यम से एंटी डिफेक्शन लॉ भी लाया गया। एंटी डिफेक्शन लॉ एक अलग विषय है, दल बदल कानून, कि पहले क्या होता था, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए जो होता था वो किसी भी दल में शामिल हो सकता था। तो इस दल बदल को रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ जो लाया गया 10वीं अनुसूची के माध्यम से, वो एक अलग विषय है। इसके बाद 96 के रिफॉर्म पे आते हैं। 96 के रिफॉर्म हुए दिनेश गोस्वामी समिति की रिकमेंडेशन। ठीक, आपको मालूम है चुनाव के 1-2 दिन पहले क्या होता है, नोट बांटे जाते हैं, शराब बांटी जाती है, कंबल बांटे जाते हैं, है ना। देखिए, ब्यूरोक्रेसी की भी एक सीमा होती है। ब्यूरोक्रेसी की सीमा ऐसे होती कि वो हर जगह तो जाके खड़ा नहीं हो सकता ना। ये तो जो वोटर है उसका दायित्व है, एक नागरिक होने के नाते हमारी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि हम ये सब ना लें। देने वाला तो देगी ना। साड़ियां बढ़ती हैं, देखते हैं आप, ट्रक के ट्रक पकड़ाए गए अभी साड़ियों के, ठीक है ना। तो इसमें यह किया गया शराब बिक्री पे प्रतिबंध, मतलब 48 घंटे पहले जहां पे चुनाव होना है वहां पे शराब नहीं बेची जाएगी। एक सुधार ये हो गया। उसके बाद पहले ये होता था
कि यदि कैंडिडेट की मृत्यु हो जाती थी, मान लो वो निर्दलीय भी है, तो उस सारे क्षेत्र का चुनाव रद्द हो जाता, मतलब उस पर्टिकुलर निर्वाचन क्षेत्र का, कॉन्स्टिट्यूएंसी का चुनाव रद्द हो जाता था। उम्मीदवार, किसी भी एक उम्मीदवार की मृत्यु पर पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का निर्वाचन रद्द कर दिया जाता था। लेकिन अब यह हुआ कि यदि कोई भी कैंडिडेट की मृत्यु होती है तो चुनाव रद्द नहीं होगा, लेकिन इसमें एक बात यह जोड़ी गई कि यदि वो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का है तो संबंधित पार्टी को 7 दिनों के भीतर अपना कैंडिडेट प्रस्तुत करना पड़ेगा। ठीक। अगला जो रिफॉर्म हुआ कि मतदान तो राष्ट्रीय पर्व है ना, तो मतदान के दिन कोई काम क्यों करेगा यार, सीधी सी बात है ना। तो वैतनिक अवकाश की, चाहे पब्लिक सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, वैतनिक अवकाश की व्यवस्था की गई। ओके। उसके बाद पहले यह होता था कि कोई भी व्यक्ति कितनी भी सीटों से चुनाव लड़, मतलब एक व्यक्ति, जैसे आपने सुना होगा पाकिस्तान में इमरान खान ने 4 सीटों से चुनाव लड़ा। ठीक है भैया, 4 से जीतोगे, 3 तो छोड़ना पड़ेगा, बाद में तो फिर से वहां रीपोलिंग होगी ना। हमारे यहां भी ऐसा था। लेकिन अब यह व्यवस्था कर दी गई कि कोई एक कैंडिडेट 2 से अधिक सीटों से चुनाव नहीं लड़ेगा। जैसा कि आपने देखा था 14 इलेक्शन में मोदी जी ने बड़ौदा और वाराणसी से चुनाव लड़ा था, बाद में उन्होंने बड़ौदा सीट छोड़ दी थी। ठीक है ना। तो अब तीसरा रिफॉर्म क्या हुआ, एक कैंडिडेट 2 से अधिक सीटों से चुनाव नहीं लड़ पाएगा। ठीक। फिर अगला जो रिफॉर्म हुआ कि चुनाव प्रचार की अवधि थोड़ी ज्यादा थी। ठीक है ना। इससे हर कोई प्रभावित होता है, व्यवसाय प्रभावित होता है लोगों का, है ना। तो चुनाव प्रचार की जो ड्यूरेशन है वो 20 से घटाकर 14 दिन कर दी। तो ये जो रिफॉर्म हुए, क्या क्या, शराब बिक्री पर प्रतिबंध, उम्मीदवार की मृत्यु पर चुनाव रद्द न होना, वैतनिक अवकाश, और साथ ही उसके अलावा प्रचार, चुनाव प्रचार की, चुनाव कैंपेन की ड्यूरेशन जो है 20 दिन से घटाकर 14 दिन कर दी। तो ये जो सुधार हुए ये 96 में हुए, दिनेश गोस्वामी कमेटी की रिकमेंडेशन। इसके बाद 96 से 2010 के बीच, भाई चुनाव अकेले एमपीज और एमएलए के थोड़े होते हैं, मतलब हमारी पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज के चुनाव थोड़ी, प्रेसिडेंट और डेप्यूटी प्रेसिडेंट के भी तो इलेक्शन होते हैं ना। यहां भी तो थोड़े बहुत रिफॉर्म की जरूरत है। ठीक है ना। तो 96 से यानी 96 से 2010 के बीच जो रिफॉर्म हुए, उसमें राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्या होता है कि सबसे पहले तो उनकी एलिजिबिलिटी होती है। ठीक है ना। सबको मालूम है, भारत का नागरिक हो, ये वो एक बात का मैटर है। तो यहां एक प्रस्तावक अनुमोदक का कॉन्सेप्ट था। तो यहां प्रस्तावक और अनुमोदकों की संख्या 50-50 कर दी गई, किसके इलेक्शन के लिए, राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए, और 20-20 कर दी गई किसके लिए, उपराष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए। प्रस्तावकों और अनुमोदकों की संख्या प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए 50-50 एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए 20-20। ठीक। जमानत राशि पहले 2500 रुपए थी मात्र, कोई भी चुनाव लड़ लेता था। ठीक है ना। पहले एक व्यक्ति थे, मुझे उनका पूरा नाम नहीं मालूम, मुझे सरनेम याद है, एक धरती पकड़ जी हुआ करते थे, वो हर चुनाव लड़ने पहुंच जाते थे। ठीक है ना। तो इस तरह इसको रोकने के लिए जमानत राशि बढ़ा दी भाई, 2500 से सीधे 15,000। ठीक है ना। फिर इसके बाद पोस्टल बैलेट की सुविधा आरंभ की। पोस्टल बैलेट क्या, कि भाई जब चुनाव होगा तो सरकारी कर्मचारी चुनाव ड्यूटी पर अपने निर्वाचन क्षेत्र से दूर जाएंगे, है ना। प्रिवेंटिव डिटेंशन में जो लोग होते हैं वो भी दूर होते हैं। तो उनको भले ईवीएम से चुनाव होता है, लेकिन इनको संबंधित क्षेत्र का निर्वाचन अधिकारी जो होता है पोस्टल बैलेट भेजता है, और वो डाक मतपत्रों के माध्यम से अपने क्षेत्र में भेज देते हैं। देखना, जब आप मतगणना होती है ना, तो सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गणना होती है। तो इसकी भी शुरुआत हुई। फिर ईवीएम
होता था, तो जो ब्लाइंड से बेचारे वो क्या करेंगे? ठीक है ना, उनके लिए ब्रेल लिपि की शुरुआत भी की गई इसी ड्यूरेशन में। तो ये रिफॉर्म हुए कब? 96 से 2010 के बीच में। इसके बाद 2010 के बाद थोड़े और रिफॉर्म हुए। तो समय समय पर यह बात उठी कि चुनाव खर्च की एक निश्चित सीमा होनी चाहिए, चुनाव खर्च की एक निश्चित सीमा होनी चाहिए। इस पर सारे राजनीतिक दलों ने सहमति जताई और सीमा निर्धारित कर दी गई। तो वो धीरे 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 समय के हिसाब से बढ़ती रही और प्रेजेंट में है विधानसभा क्षेत्र के लिए, मतलब जो बड़े विधानसभा क्षेत्र हैं उनके लिए 40 लाख, जो बड़े राज्य हैं वहां के लिए 40 लाख। मैं एमएलए की बात कर रहा हूं, विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूं। और जो छोटे हैं उनके लिए 28 लाख। ओके, मैंने क्या कहा कि विधानसभा का जो प्रत्याशी होता है यदि वो बड़े राज्य का है तो उसके लिए व्यय की अधिकतम सीमा कितनी है? 40 लाख बड़े राज्य में, और छोटे राज्य में कितनी है? 28 लाख। ऐसे ही लोकसभा प्रत्याशी के लिए पहले 70 लाख थी, अभी मेरे ख्याल से जनवरी 22 में इसे 95 लाख कर दिया गया बड़े राज्य के लिए। और छोटे राज्य के लिए पहले 54 लाख थी, अब इसको बढ़ा के 75 लाख कर दिया गया। ठीक है, अब इसके बाद ये एक रिफॉर्म ये हुआ 2010 के बाद। फिर हर कैंडिडेट को अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि, अपना इकोनॉमिक बैकग्राउंड, अपना एजुकेशन बैकग्राउंड, ये सब एक फॉर्म पे फिल करना पड़ेगा। और ये सही जानकारी देना जरूरी होता है। संबंधित जो निर्वाचन अधिकारी होता है वो प्रपत्र की जांच करता है, क्या क्या पारिवारिक पृष्ठभूमि, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, ठीक है, यदि कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो वो भी आपको दर्ज कराना पड़ेगा, उस फॉर्म में दर्ज करना पड़ेगा एक्चुअली। और उसके अलावा आपकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि क्या है, आपका एजुकेशन क्या है, वो भी आपको बताना पड़ेगा। और इस पे काफी बातें चल रही है, आप बेहतर जानते हैं, मैं इस पे कमेंट करने के लिए अधिकृत नहीं हूं। फिर नोटा का विकल्प आया, तो नोटा का तो मालूम ही, नन ऑफ द अबव। फिर उसके बाद कई बार लोगों ने शिकायत की, सही या गलत गॉड नोस, कि हमने तो कमल को दबाया था पंजे को दब गया, हमने तो पंजे को दबाया था कमल को दब गया। उसके बाद उनकी शंकाओं के समाधान के लिए वीवीपैट का ऑप्शन है। वीवीपैट मतलब वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। क्या? वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। ओके, उसके बाद प्रक्रिया निरंतर चल रही है और चलती रहेगी। अब इलेक्शन रिफॉर्म भी हो गए, कमेटीज भी मैंने बताई। इसके अलावा अब हम इतने बड़े, मैंने शुरुआत में कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को रिप्रेजेंट करते हैं, तो चुनाव सुधार की गुंजाइश तो हमेशा ही रहेगी ना। अब हमारा व्यू, हम क्या चाहते हैं, हमारा व्यू क्या है इसको लेकर, तो मेरे हिसाब से और क्या रिफॉर्म होने चाहिए, हो सकता फ्यूचर में हो, तो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है राइट टू रिकॉल। ठीक है, राइट टू रिकॉल की जो अवधारणा है वो नई नहीं है, जो एंथेनियन प्रजातंत्र था ना, उस जमाने से चली आ रही है। और स्विट्जरलैंड ने सबसे पहले इसको अप्लाई किया, फिर उसके बाद अमेरिका ने, उसके बाद ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा में 95 में इसको लागू किया गया। तो राइट टू रिकॉल से हम अनजान है ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने जब पंचायती राज व्यवस्था को मध्य प्रदेश में लागू किया, तो उन्होंने पंचायत स्तर पर या लोकल बॉडी स्तर पर, स्थानीय निकाय स्तर पर इसको लागू करवाया था, राइट टू रिकॉल।
और बाद में इसे वापस ले लिया। ठीक है, फिर इसके बाद राइट टू रिकॉल होना चाहिए। राइट टू रिकॉल का मतलब क्या है कि यदि आपका जनप्रतिनिधि आपके क्षेत्र में प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद यदि आप उससे नाखुश होते हैं, तो ऑब्वियसली ऐसा होना चाहिए। तो पहला, मेरे हिसाब से पहला रिफॉर्म और क्या होना चाहिए, राइट टू रिकॉल। दूसरी चीज जो मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण है, मेरी व्यक्तिगत सोच है, टर्म 5 साल बहुत ज्यादा होता है। टर्म 5 के बजाय 4 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, हो सकता है आप मुझसे सहमत हो या असहमत, वो आपका प्रॉब्लम। तीसरा, वन नेशन वन इलेक्शन निश्चित तौर पर होना चाहिए, और इसकी प्रक्रिया भी शुरू होगी। आपने देखा अभी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक कमीशन बना, और ये एकदम से तो संभव ही नहीं है, मतलब एकदम से लागू हो जाएगा ऐसा संभव ही नहीं है। आप देखिए ना, 51-52 में जब इलेक्शन शुरू हुए ना, तो सारे राज्य विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ होते थे। फिर बाद में विधानसभाओं का कार्यकाल डिस्टर्ब हुआ, तो फिर अलग अलग होने लगे। समय की बचत, पैसे की बचत, फजीहत से बचत, सारी चीजों से बचना है, तो वन नेशन वन इलेक्शन बहुत ही जरूरी है। तीसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट, चौथा, जो मेरा व्यक्तिगत मत है, राइट टू रिकॉल, मैंने बोला लोकसभा का टर्म कम किया जाए, वन नेशन वन इलेक्शन होने चाहिए, महिलाओं की भागीदारी भी बढ़नी चाहिए, वंचित वर्ग की भी भागीदारी बढ़ना चाहिए। महिलाओं की भागीदारी के लिए बिल तो आई गया, लेकिन कितनी ईमानदारी से इसको लागू किया जाता है वो समय बताएगा। ठीक है ना। अब महिलाएं बन तो गई, लेकिन महिलाओं के साथ ऐसा ना हो ना, जैसे सरपंच पति, कल को विधायक पति, कल को सांसद पति, है ना। तो महिलाओं का सशक्त होना और सशक्त होके लोकसभा और विधानसभाओं में आना निहायत ही जरूरी है, और वंचित वर्ग का। ठीक है ना। तो डेमोक्रेसी का मतलब ही है कि प्रत्येक वर्ग का समान प्रतिनिधित्व हो। और देखिए ना, पाकिस्तान जैसे देशों में, कई अरेबिक कंट्रीज में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन इंडिया से ज्यादा है। तो ये भी एक बहुत अच्छा कदम है वर्तमान सरकार का। ठीक है। फिर मेरा अगला ये मत है कि आपने सुना होगा, देखिए जरा सुनकर ही अजीब लगता है कि फलाना कैंडिडेट ने जेल में रहकर चुनाव लड़ा और चुनाव जीत गया। ऐसा क्यों? जब किसी सरकारी कर्मचारी पर कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज होता है तो आप उसको तो नौकरी से सस्पेंड कर देते हैं। यहां भी ऐसे ही होना चाहिए कि कोई भी आपराधिक पृष्ठभूमि का कैंडिडेट है तो तुरंत प्रभाव से उसे चुनाव लड़ने से वंचित किया जाए। ठीक है। फिर धन बल के प्रयोग के लिए भले ही हमने सीमा निर्धारित कर दी, लेकिन क्या इतना ही पैसा खर्च होता है? ठीक है ना। तो इसको रोकने के लिए कोई सॉलिड मैकेनिज्म होना चाहिए, सॉलिड मैकेनिज्म होना चाहिए। और ये ना अकेले ब्यूरोक्रेसी के बल पे या लेजिस्लेचर के बल पे ऐसा संभव नहीं है, इसमें जनता को भी अपना सहयोग देना होगा। ठीक है ना। इसके अलावा भी कई सारी बातें हैं, पर ये आज जो टॉपिक मैंने बताया आपको, तो जो इलेक्शन रिफॉर्म हुए हैं उससे मैंने आपको परिचित करवाया, और क्या होने चाहिए मेरे व्यक्तिगत दृष्टिकोण में वो मैंने आपको बताया। ओके, थैंक यू वेरी मच। अब फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।